हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मसूदन मैथ स्टडी। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मसूदन मैथ स्टडी में। और आज मैं आपके लिए 2010 से 2020 तक जो भी बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम लिया गया है मैथ में, उसका ऑब्जेक्टिव मैं आज से आपको दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त को शेयर करें। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट बढ़िया आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके गार्जियन होंगे, गुरुजी खुश होंगे और गार्जियन में सबसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता होते हैं। तो आपका 20 से 25 दिन टाइम आपके पास है अभी से, और आप रेगुलर रह के अप टू डेट होकर आप डेली मैथ का प्रैक्टिस कीजिए और अधिक से अधिक स्कोरिंग आप एग्ज़ाम बोर्ड में कीजिए। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूं, और चलिए क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे और पूरे डिटेल से बनाएंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कौन कौशिक थीटा के बराबर है? तो आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आप कौशिक थीटा अगर निकालोगे तो हो जाएगा 1 साइन थीटा, और अगर आप साइन थीटा निकालिएगा तो 1 कौशिक थीटा। यानी साइन और कौशिक एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो कौशिक थीटा किसके बराबर होता है? 1 साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है इफ 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो कहता है आप 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू बता दो। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे 1/2 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही आप थीटा के जगह 30 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। यानी क्लियर हो गया कि थीटा के जगह 30 आपको रखना है। तो कहता है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसकी वैल्यू बता दो। कॉट के स्थान पर 30 डिग्री रखना है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और इस तरह से स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपका बचेगा 3। गुना करके जोड़ दीजिए तो 3 तिया 9 प्लस 3 जोड़ करके आपका 12, अर्थात सेकेंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आपको बस रेगुलर रहना है और प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा अभी से 20-25 दिन, उतना आपका गुड स्कोर होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? आप पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी 15वां चैप्टर में, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एकदम इसको ध्यान में रखना, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। आप ये भी पढ़े होंगे कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, और प्रायिकता का वैल्यू 1 होता है या 1 से छोटा होता है। तो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में होती है, यानी 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो आपको ध्यान में रखना है प्रायिकता जो होती है 0 से बड़ा बराबर या 1 से छोटा और बराबर होती है। तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है x² माइनस √2x माइनस 12 का शून्यक क्या होगा? शून्यक मतलब वैसा वैल्यू जिसका x के जगह रखे और उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो चलिए यहाँ से हम a का वैल्यू पता करते हैं। a का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -√2 और c का वैल्यू हो जाएगा -12। x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b और इसके बगल वाला c कहलाता है।
आप x बराबर फार्मूला चला दीजिए, द्विघात सूत्र फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac और बटे में 2a। b का वैल्यू माइनस, यहाँ भी माइनस, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b², स्क्वायर कीजिएगा तो रूट आपका हट जाएगा, -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -12 और बटे में 2 गुने 1। इस तरह से √2 प्लस माइनस यहाँ आपका हो जाएगा 2, गुना कीजिएगा बर चौक 48 और इस तरह से आपका 2 हो जाएगा, √2 प्लस माइनस जोड़ करके 25 को आप लिखिएगा जुड़ करके 50 और 50 को लिखिएगा 25 दूनी 50 बटे 2 हो जाएगा, √2 प्लस माइनस 25 आपका बाहर होगा तो 5√2 बटे 2। एक बार 5√2 प्लस में और एक बार माइनस में, तो चलिए प्लस में लेके चलेंगे तो जुड़ जाएगा, अर्थात 6√2 हो जाएगा। माइनस में लेके चलिएगा तो घट जाएगा और घट करके आपका हो जाएगा -4√2। 2 से आप कटा दीजिए 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, रिजल्ट हुआ 3√2 और -2√2। मिलाइए, है कहीं ऑप्शन? कहीं ऑप्शन नहीं है, अर्थात 4 का आपका डी नंबर सही है। तो अगर गुणनखंड नहीं टूटे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है शून्यक निकालने का, द्विघात सूत्र फार्मूला चला दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। आप पढ़े होंगे कि वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहती है और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो आपका व्यास होता है, डायमीटर होता है, जो कि केंद्र से होकर गुजरता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अगला है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये देखा जाए तो आपका 12 मीटर खंभा है और ये इसकी छाया है, छाया की लंबाई दे दिया है 4√3 मीटर, तो यही आपका उन्नयन कोण होगा। मान लिया जाए यहाँ सन है तो ये इसका उन्नयन कोण इधरे होगा, ये आपका उन्नयन कोण है और इसी को आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितना होगा। तो ये थीटा मानते हैं तो ये पी और ये बी होगा। तो पी और बी कौन सा फार्मूला में यूज होता है? टैन या कॉट में। तो या तो आप टैन सी चला दीजिए या तो कॉट सी चला दीजिए। फार्मूला पी बटे बी अर्थात ए बी बटे बी सी। इस तरह से टैन सी बराबर हो जाएगा ए बी का वैल्यू 12, बी सी का वैल्यू 4√3। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12 और 3 जो है √3 से कटता है √3 बार में, अर्थात टैन सी बराबर √3। इस तरह से टैन सी, यहाँ टैन है तो इधर भी आप टैन लिख दो। और कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो √3 60 डिग्री का वैल्यू। टैन टैन दोनों मिल रहा है, टैन कटेगा, बचेगा सी बराबर कितना आपका 60 डिग्री। तो टैन टैन दोनों हट गया हुआ तो बचा यहाँ पर ही सी और यहाँ बचा आपका 60। तो एंगल सी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। अर्थात यहाँ से उन्नयन कोण जो बना है वो आपका कितना बना है? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री। यानी क्लियर हो गया कि आपको वो त्रिभुज लेना है जो कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। काहे जैसे ही आप पढ़ें कि एक कोण आपका 90 डिग्री है यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक समकोण ट्रायंगल। ये आपका समकोण है, यहाँ देखिए आपका 90 डिग्री बन रहा है
और जो 90 डिग्री बनेगा उसकी वैल्यू, उसका नाम क्या देना है, सी। तो यहाँ सी दे दिए, यहाँ आपका ए हो गया और यहाँ आपका बी। आप जानते होंगे त्रिभुज का खानदानी फार्मूला। तो त्रिभुज का खानदानी फार्मूला है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यही आपका त्रिभुज का खानदानी फार्मूला है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ोगे न तो 180 डिग्री होगा। ए का वैल्यू नहीं जानते हैं, बी का वैल्यू भी नहीं पता है, सी का वैल्यू रख देते हैं 90 बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, घट करके आपका बचेगा 90 डिग्री। तो प्रश्न कहता है कि कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का वैल्यू आया आपका 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो अभी हमने देखा 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और बस आपको रेगुलर रह के प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद देखिए आपका गुड मार्क्स कैसे आता है एग्जाम बोर्ड में। बस 20 से 25 दिन, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि बिंदुओं 2, 3 और -2, 3, ये आपका बिंदु 2, 3 है और नेक्स्ट बिंदु आपका -2, 3 है। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो मान लिया जाए ये है, ये बी है। तो चलिए ए बी दूरी बता देते हैं। याद कीजिए फार्मूला, दूरी सूत्र फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अर्थात x वाला को घटाइए होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह देना है, y वाला को घटाइए होल स्क्वायर। तो चलिए बनाते हैं। 2 में से -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, y वाला को घटाइए तो 3 - 3 और ये होल स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा, 0 बचेगा, जोड़िएगा तो 4 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, अर्थात कितना आ गया, 4। तो जब भी आपको कहे दूरी निकाल दो तो x वाला को घटाइए होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह देना है, y वाला को घटाइए होल स्क्वायर और उस पर रूट लगा दीजिए। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, दूरी सूत्र होती है। तो कौन सा सही ऑप्शन है, आपका बी जो है वो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 और ध्यान से देखिएगा। कहता है एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां जो है 2:3 के अनुपात में है। तो कह रहा है बेलन के आयतनों का अनुपात। तो यहाँ क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा डिसमिस लग रहा है, तो यहाँ सुधार देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात। बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। तो याद कीजिए बेलन के फार्मूला होता है, अनुपात पूछ रहा है, यहाँ से रेशियो पूछ रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव है तो हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में ही बनावे। तो कह रहा है पहले बेलन उसके बाद शंकु है। तो बेलन के आयतन फड़े होंगे πr² और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। लेकिन दोनों का देखा जाए तो त्रिज्या अलग है, ऊंचाई अलग है, इसलिए देखा जाए तो हम इसको r1 h1 कर देते हैं और या तो इसको r और h ही रह दीजिए और इसको r1 h1 कर देते हैं। तो r1 h1 जो है आपका शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई है और rh जो है आपका बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई है। मिलाइए पाई कट गया, रिजल्ट बचा r²।
तो आर का वैल्यू मान लिया जाए कि बेलन का ही त्रिज्या है और ये शंकु की त्रिज्या है। ये बेलन की ऊंचाई है और ये शंकु की ऊंचाई है। तो चलिए यहाँ से त्रिज्या लिखते हैं। स्क्वायर है तो गुणा में कितने बार लिखेंगे? 2 बार। ऊंचाई आपका दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई दिया गया है 2, बटा में हो जाएगा 1/3 और शंकु का त्रिज्या दिया गया है 4, तो 4 गुने 4 हो जाएगा और शंकु की ऊंचाई दिया गया है 3। ये देखिए आपका 3 कट गया, 2 से कटाइएगा तो 2 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 तिया 9 और 2 4 दूनी 8, अर्थात 9:8। मिलाइए, आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये बेलन था, ये शंकु, और ये बेलन और ये शंकु। तो बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और ये आपका बेलन की ऊंचाई और ये शंकु की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है यदि 3, 4, 5, 17 और x का माध्य जो है वो आपका 6 है तो x का वैल्यू बता दो, x का मान बता दो। तो माध्य का फार्मूला पढ़े होंगे। माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो माध्य यहाँ दे दिया है प्रश्न में 6, कुल संख्याओं का योग मतलब सभी को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। 3 + 4 + 5 + 17 + x, और जितना संख्या उतना से भाग दे दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात 5 से भाग देना पड़ेगा, बराबर 6। जोड़ दीजिए तो 17 3 20, 20 5 25 और 4 29 + x हो जाएगा, और ये जाएगा गुना में तो 6 5 30। ये जोड़ में उधर जाके घटेगा तो बचेगा कितना? 1, अर्थात x का वैल्यू कितना निकल गया? 1 निकल गया। यानी कि सही ऑप्शन आपका ए है। बस रेगुलर रहिए, सब क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा A to Z, और ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर स्कोर कीजिएगा तो आपका स्कोर बोर्ड में नज़र भी आएगा कि हमारा नंबर ज़्यादा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 कहता है बहुलक। याद कीजिए, बहुलक जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं। तो बहुलक वो होते हैं, वो संख्या होते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता सबसे अधिक हो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या सबसे अधिक बार आवे वही आपका बहुलक होता है। जैसे 2 अगर 3 बार आया तो 2 की बारंबारता 3 हो जाएगी। उसी तरह जो संख्या सबसे अधिक आएगा यानी जिसकी बारंबारता अधिक रहे वही आपका बहुलक होगा। तो ढूंढिए कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आया। तो यहाँ हमें दिख रहा है वो अरे कि 7 जो है सबसे अधिक बार आया है, और 7 कितने बार आए हैं? 3 बार। यानी 7 की बारंबारता जो होगी वो 3 होगा, और यहाँ से देखा जाए तो कौन सा बहुलक हो जाएगा? 7। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आवे, देखिए तो यहाँ 7 3 बार आया है और कोई भी संख्या 3 बार नहीं आया। जैसे आप 6 को देख लीजिए तो 6 मात्र वो 1 बार आया है। 4 देखा जाए तो 4 भी 1 बार है। यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा आएगा वही आपका की होगा? बहुलक होगा। यानी कि 11 का आपका सी नंबर जो है वो सही आंसर है। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य, औसत माध्य तीनों एक ही चीज़ है, बशर्ते नाम सबका अलग है लेकिन बनाने का तरीका सब वही है लगभग। तो समानांतर माध्य पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अगर 3 गो रहता तो तीनों को जोड़ देते और 3 से भाग। तो चलिए जोड़ दीजिए। 13 + 19 बटे 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका 32 बटे 2 से कटाइएगा तो 16 आ जाएगा। अर्थात सही ऑप्शन कौन है? बी दी राइट आंसर। तो समांतर माध्य बोले तो जोड़ दीजिए, जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। कहा है औसत, समांतर माध्य या माध्य तीनों एक ही चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल शून्यक बराबर है, तो किसकी वैल्यू ज्ञात करें? पी की। सबसे पहले हमको बता दीजिए ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस पी और सी का वैल्यू 4। फिर से रिपीट, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसके बगल वाला ए कहलाता है, क्योंकि याद कीजिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी और इसके बगल वाला सी होता है। तो इसके बगल में 1 है तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस पी और सी का वैल्यू 4। कहता है प्रश्न में कि इसका मूल बराबर है, तो बताइए मूल बराबर कब होते हैं? तो मूल बराबर होता है वो अरे जब डी का वैल्यू 0 हो, डी का वैल्यू 0 हो तब मूल आपका इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। डी का फार्मूला चला देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू रख दीजिए तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4 है बराबर 0, माइनस के स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस में होने जाएगा जोड़ में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का चिन्ह और साथ में रूट चढ़ता है। इस तरह से प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4। तो आपका रिजल्ट पी का वैल्यू कितना आया? प्लस माइनस 4, अर्थात कौन सा सही ऑप्शन है? बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए और बी, इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या, याद कीजिए अभाज्य संख्या, एक को छोड़कर वैसी प्राकृत संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे वही आपका प्राइम नंबर होती है, यानी किसी अन्य संख्या से नहीं कटे वही आपका प्राइम नंबर होता है, भाज्य संख्या होता है। ऐसे भी कोई संख्या आप लीजिएगा तो या तो वो एक से कटेगा और या तो अपने आप से, ये दो से 100% उसको कटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी संख्या अपने आप से कटता है और एक से कटता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे आप 3 का बात कीजिए तो 3 एक से कटता है और अपने आप से कटता है, लेकिन सिर्फ एक और अपने आप ही से कटे तो वही अभाज्य संख्या होता है। अगर किसी दूसरे से कट जाए तो वो आपका भाज्य हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 4 की बात करें, 1 से कटता है, 4 से कटता है, लेकिन 1 और 4 को छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से कटे तो ये आपका हो जाएगा भाज्य और ये आपका हो जाएगा अभाज्य। तो ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। 2 आपका भाज्य संख्या हो जाए, अभाज्य संख्या हो जाएगा, और 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या है, अदरवाइज कोई भी आपका अभाज्य संख्या सम संख्या में नहीं है। तो प्रश्न कहता है कि ए और बी 2 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो तुम ए और बी का लसा बता दो। तो मान लिया जाए कि 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 2 और 3, और आपसे पूछा जाए कि इसका लसा क्या होगा, तो बताइए इसका लसा क्या होगा। तो हम कहेंगे इसका लासा जो होगा वो 2 गुने 3 अर्थात 6 होगा। तो 2 अभाज्य संख्या लीजिए और उसका अगर लासा पूछे तो डायरेक्ट दोनों को गुना कर दीजिए। तो ये ए है, ये बी है, तो ए बी का लासा क्या होगा? ए बी होगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है? वो अरे सी दी राइट आंसर। तो अभी तक हमने 14 क्वेश्चन को हल किए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, और आपसे यही हम कहेंगे कि आप परिवर्तन कीजिए, क्योंकि अगर आप परिवर्तन करते हैं
तो आप ही के अनुसार कुछ लोग और अपने आप में परिवर्तन करते हैं। अगर आपका स्कोरिंग अच्छा रहेगा तो और भी आपके दोस्त लोग, आपसे जो जूनियर होंगे, वो भी आपसे देख के सीखेंगे। तो आप परिवर्तन कीजिए, आपको देख के सभी लोग परिवर्तन करेंगे। अगर सब एक जैसन है तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें कोई अगर आगे निकल जाए तब सभी को फ़र्क पड़ता है। इसलिए अब आप आगे निकलिए ताकि सबको पता चले कि होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से। तो एक बिंदु आपका दिया गया है एक्स वाई और दूसरा बिंदु आपका मूल बिंदु लेना है। तो आपको पता होगा कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होती है। तो एक बिंदु एक्स वाई, दूसरा बिंदु आपका मूल बिंदु, और यहीं से इसकी दूरी पूछ रहा है। तो हम बताए थे अभी तुरंत, अगर दूरी पूछे तो एक्स वाला को घटाइए होल स्क्वायर, वाई वाला को घटाइए होल स्क्वायर। तो चलिए घटा दीजिए, एक्स माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 के होल स्क्वायर। 0 जोड़िए घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि अगर किसी बिंदु की दूरी अगर मूल बिंदु से निकालेंगे तो डायरेक्ट उस बिंदु का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, अर्थात एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से होगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको क्वेश्चन अगर इस ढंग से दे देगा, कहेगा बिंदु 3 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें, तो डायरेक्ट आप फार्मूला चला देना √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। कहे 3 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें, तो डायरेक्ट आप फार्मूला चला देना 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, अर्थात 3 3 9, 4 4 16, जुड़ करके 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ से क्लियर हो गया, एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला है, यदि किसी घनाभ की लंबाई लेंथ l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई आपका h है, तो घनाभ का आयतन क्या है? आयतन क्या है? आप पढ़े होंगे कि घनाभ का आयतन LBH होता है, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर। बी देखा जाए तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण होता है, ये घनाभ का विकर्ण होता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं ये भी पूछ देगा कि बताओ घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये किसी का फार्मूला नहीं होता है, बस आयतन को 2 गुना कर दिया है। ये जो देख रहे हैं ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आयतन होती है LBH, विकर्ण होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर? यस और नोट? अगर क्लियर रहे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर क्लियर नहीं रहे तो नो लिखिए। और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको फ़ोटो भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9507060295। इस पर हम आपको सॉल्व करके देंगे। ओनली 20 दिन, केवल 20 दिन हम आपको देंगे बस, इसके बाद नहीं। अगला क्वेश्चन है tan 10 × tan 15 × tan 75 × tan 80। इसकी वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको हम सब्जेक्टिव की तरह ही बताएंगे, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना है। तो दिया गया है प्रश्न में tan 10 tan 15 × tan 75 और इंटू में tan आपका 80 डिग्री। अगर 2 कोण जुड़ करके 90 डिग्री आ जाए तो दोनों में से एक कोण को आप चेंज कर दीजिए। फिर से रिपीट,
अगर दो कोण जुड़ करके 90 आवे तो दोनों में से एक कोण को चेंज कर दीजिए। यहाँ भी जुड़ के 90 आ रहा है, इसको भी तुम चेंज कर दो। यानी जब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बना दीजिए, या तो यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80, यानी एंगल सेम होना चाहिए। तो चलिए ये दोनों जुड़ करके 90 आ रहा है, ये दोनों में किसी एगो को चेंज करेंगे। यहाँ भी जुड़ करके 90 आ रहा है, ये दोनों में भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए 10 रहने देते हैं, 15 रहने देते हैं और 75 को चेंज कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15, और 80 को भी चेंज कर दीजिए तो लिखेंगे 90 माइनस 10। इस तरह से tan 10 डिग्री और यहाँ आपका tan 15 डिग्री। याद कीजिए 90 में चेंज होता है, और tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा होता है। यहाँ भी आपका tan 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। इस तरह से याद कीजिए फॉर्मूला। यहाँ थीटा यानी कि 10 डिग्री होगा, tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट। याद कीजिए एक फार्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन कब? जब आपका एंगल मिले तब। यानी यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ अल्फ़ा तो यहाँ भी अल्फ़ा, यहाँ बीटा तो यहाँ भी बीटा होना चाहिए। तो मिलाइए, एंगल मिल रहा है तो tan इंटू कॉट इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ भी tan इंटू कॉट एंगल मिल रहा है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगा, और गुना कीजिएगा तो रिजल्ट 1 ही आएगा। अर्थात सही ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। आपको अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछे और गुना में रहे तो डायरेक्ट आप जोड़ना, और उसकी वैल्यू अगर जोड़ करके 90 आवे तो उसकी वैल्यू 1 कर देना। जैसे 10 80 जुड़ करके 90 आ रहा है, इसकी वैल्यू 1। यहाँ भी जुड़ करके 90 आ रहा है और इसकी भी वैल्यू 1। तो यहाँ 1 गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो यदि गुना में रहे और कोण जुड़ करके 90 आवे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन ख्याल रहे कि हर जगह tan ही होना चाहिए, तबे वैल्यू आपका 1 होगा, अथवा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है कौन द्विघात समीकरण है? आप पढ़े होंगे, जिसकी घात 2 हो, जिसकी पावर 2 हो वो द्विघात होती है। जिसकी पावर 1 रहे वो आपका रैखिक या तो एक घातीय बहुपद कहलाता है। अगर पावर 3 रहे तो त्रिघातीय, पावर 4 रहे तो चतुर्थ घातीय। तो यहाँ कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है, यानी पावर देखना है कि किसकी पावर 2 है। तो देखा जाए, इसको आप हल कीजिएगा तो पावर 2 ही आएगा। देखिए यहाँ हल करके दिखाते हैं। 2x² माइनस 3x a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला चला दीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab। सबको इधर लाइए तो x² घटेगा तो बचेगा x², इधर आके जुड़ जाएगा -5x और -1 बराबर 0। मिलाइए, पावर आपका 2 है, पावर 2 है, मतलब ये जो बहुपद है ये आपका द्विघात बहुपद है। यहाँ देखा जाए तो x का जो घात है, यहाँ जो x का जो घात है वो आपका रूट में है। यहाँ देखा जाए, अगर इसको आप हटाइएगा तो √x बराबर फॉर्मूला होता है x का पावर 1/2, और जैसे ही पावर बटा में है मतलब वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये आपका द्विघात नहीं है। क्वेश्चन इसी का ऑप्शन सी देखा जाए तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका भी पावर आपका 2 ही आएगा। चलिए हल करके दिखाते हैं। तो 3x² प्लस 2 हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि गुना कर दीजिए और फिर दूसरे गुना, यानी कि -6x प्लस 4 हो जाएगा। x² आके घटेगा, ये इधर आपका जोड़ में हो जाएगा
और यहाँ देखा जाए तो 9 4 13, 2 जाएगा बड़े तो -11 बचेगा, बराबर आपका 0। मिला लीजिए, 9 4 13, 2 जाके घटेगा तो बचेगा -11। और यहाँ भी आपका देखा जाए तो पावर कितना है, 2 है। मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है। लेकिन कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है, तो यहाँ तो ऑप्शन दोनों आपका सही है। और डी देखा जाए तो डी आपका नहीं होगा, x² - 1/x² बराबर 4 है। एलसीएम x² का लीजिएगा, गुना होगा x4 -1 बराबर 4, x4 बराबर -1 बराबर 4x²। मिलाइए, यहाँ सबसे बड़ा पावर 4 है, यानी ये चतुर्थ घात समीकरण है। तो देखा जाए तो पता नहीं क्वेश्चन गलत होगा या तो कहीं त्रुटि होगा, प्रिंट हो गया होगा गलत। तो एक्चुअली जो पहले आता है उसी को मार दीजिए। तो यहाँ आपका ए जो है वो सही है और सी भी सही है, तो ए मारिए और सी मारते हैं तो ऊपर भी सही है। ऐसे आपका आंसर जो है वो सी दिया गया है क्वेश्चन बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। कहता है एक बेलन तथा एक शंकु, ये आपका बेलन मान लिया जाए, और एक आपका शंकु है। ये आपका शंकु का आधार है, ये आपका बेलन का आधार है। कहता है एक बेलन तथा एक शंकु का आधार समान है। अगर इसकी त्रिज्या r तो इसकी भी त्रिज्या r ही होगा, दोनों का आधार इक्वल है, मतलब दोनों का त्रिज्या सेम है। और कहता है उनके ऊंचाई भी समान है, अर्थात इसकी ऊंचाई भी इक्वल है। इसकी ऊंचाई h तो इसकी भी ऊंचाई h ही होगा। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, उनके कहने का मतलब हुआ पहले बेलन है तो पहले बेलन का आयतन रहेगा, और बाद में आपका शंकु है तो बाद में आपका शंकु रहेगा। तो बेलन का आयतन ऊपर और शंकु का आयतन नीचे। तो चलिए यहाँ से आयतन के अनुपात रेशियो निकाल देते हैं। तो बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h और शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 πr²h। दोनों r इक्वल है, दोनों h भी इक्वल है, अर्थात ये मैटर टोटल कट जाएगा। 3 आपका ऊपर जाएगा 3/1, इसको रेशियो में लिखेंगे तो 3:1 होगा, अर्थात 3:1 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कोऑर्डिनेट से है और थोड़ा बढ़िया से देखिएगा और अच्छा क्वेश्चन है। कहता एक अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं 1 0 एंड 5 और 0 से समान दूरी पर है। तो एक अक्ष पर आपको पता है कि एक अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो एक अक्ष का कोऑर्डिनेट x0 होता है, यानी x का वैल्यू रहेगा और y का वैल्यू 0 रहेगा। तो x0, तो यहाँ बड़े देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है, कोऑर्डिनेट होता है x0, यानी y का वैल्यू 0 रहेगा और x का कुछ वैल्यू रहेगा 1 2 3 -1 कुछ भी रह सकता है x के जगह, लेकिन y 100% है कि 0 होगा। लेकिन यहाँ y 2 दिया गया है तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया बड़े। ऑप्शन बी सी डी देखा जाए तो सभी में y 0 है, यहाँ भी y देखिए 0 नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि आपका बी और सी में ही कोई आंसर होगा। कहा एक अक्ष का कोऑर्डिनेट x0, यानी कि y जो होती है y निर्देशांक वो 0 होता है, तो यहाँ y 0 है, यहाँ y 0 है, तो यही दोगों में आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। अगर एक और दिल रहता तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन से ही बन जाता। ये मान लिया जाए कि एक अक्ष है, एक अक्ष पर बिंदु लेना है तो चलिए एक अक्ष पर आप यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। तो एक अक्ष पर एक बिंदु P ले लेते हैं और जिसकी कोऑर्डिनेट मान लिया जाता है 0 x और 0। कहता है दो बिंदु है, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। ये आपका A है, ये आपका B है। A का कोऑर्डिनेट दिया गया है
प्रश्न में -1 एंड 0 और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 5 एंड 0। प्रश्न में कल के दोनों समान दूरी से है, मतलब AP बराबर आपका होगा BP। समान दूरी है मतलब ये और ये इक्वल है। दूरी सूत्र फार्मूला चला दीजिएगा तो रिजल्ट होगा x वाला को घटाना है होल स्क्वायर, तो चलिए घटा दीजिए। x + 1 के होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा और इसका होल स्क्वायर बराबर BP निकालिए, तो x वाला को घटाएंगे होल स्क्वायर यानी x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 के होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों दने स्क्वायरिंग करेंगे, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग। जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों दने रूट हट जाएगा, 0 से कोई लेना देना नहीं, कहे 0 जोड़िएगा घटाइएगा 0 ही होगा। तो रिजल्ट आपका बचेगा x + 1 के होल स्क्वायर, इधर रिजल्ट बचेगा x - 5 का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a² + b² + 2ab, इधर भी होल स्क्वायर हटा दीजिए, तो a² + b² - 2ab यानी कि 5 दूनी 10 होगा। x² आपका कटा, x इधर आएगा जोड़ में, जुड़ करके 12x मिला लीजिए, 2 10 जुड़ करके 12, 1 जाके घटेगा बचेगा 24, 12 से कटाइएगा तो कितने बार में, 2 बार में। अर्थात जो ही हम पॉइंट, अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट मेरा x 0 है और x की वैल्यू हम निकाले हैं 2, यानी कि रिजल्ट आपका 2 0 होगा, यानी कि सही ऑप्शन आपका 20 का जो है वो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो कहता है उसकी ऊंचाई बता दो। आप पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है वो √3/2 गुने भुजा होता है, यानी ऊंचाई जो होगा वो √3/2 गुने भुजा। इस तरह से √3/2 हो गया। भुजा प्रश्न में दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, 2 से कटा दीजिए तो 6 बार में, अर्थात 6√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो आपका √3/2 गुने भुजा, और क्षेत्रफल अगर पूछता तो फार्मूला चलाते √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो फार्मूला चला देते √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये आपका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, लेकिन ऊंचाई ये वाला होती है। तो अभी तक हमने 21 तक देखे हैं और आगे बनाते हैं, तो देरी किस बात की, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अप टू डेट रहिए और लाभ उठाइए। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, बस आपको रेगुलर रह के बस मैथ का प्रैक्टिस करना है। और आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ भी हो जाए हमको 90+ या 95+ स्कोर करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमको मैथ में स्कोरिंग करना है कितना, 95+ या 90+, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को देखते हुए कहता है समीकरण दिया गया है, एक आपका समीकरण है 3x - y = 5 और सेकेंड समीकरण है 6x - 2y = k है। तो कहता है कि तुम k का वैल्यू बता दो जिसके लिए कोई हल नहीं हो। तो याद कीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण a1x + b1y = c1 होता है, या तो कह सकते हैं कि इधर आपका c1 रहेगा तो उधर 0 हो जाएगा। a2x + b2y + c2 = 0, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। अर्थात एक समीकरण पहला में x के बगल वाला a1
y के बगल वाला b1 और इसके बगल वाला c1 होता है। उसी तरह समीकरण सेकेंड में x के बगल वाला a2, y के बगल वाला b2 और उसके बगल वाला c2 होता है। तो मान लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो यहाँ से आपका a1 का वैल्यू जो होगा वो 3 है, b1 का वैल्यू -1 है और c1 का वैल्यू ये प्लस में इधर आएगा तब माइनस में। a2 का वैल्यू 6 है और b2 का वैल्यू -2 है, c2 का वैल्यू -k हो जाएगा। कहता है कोई हल नहीं। याद कीजिए a1/a2 बराबर नहीं रहे b1/b2 तो वहाँ को अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं रहे किसके, c1/c2 का। तो चलिए देखा जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इससे अगर हम बढ़ते हैं तो k का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो चलिए इससे और इससे बढ़ते हैं या तो इससे और इससे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ हल करते हैं तो बढ़ जाते हैं a1/a2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2। a1 का वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6 बराबर नहीं है, इसका वैल्यू -5, इसकी वैल्यू -k। ये देखिए कटा 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k का वैल्यू 10 होगा। यानी आपका कह सकते हैं कि k का वैल्यू 10 के बराबर नहीं है। यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। तो यदि a1/a2 बराबर नहीं रहे b1/b2 तो वो आपका द्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो वो अनेक हल होते हैं। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं रहे c1/c2 तो उसका कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है, अर्थात डोरी की लंबाई ज्ञात करें। याद कीजिए बचपना, और आज तो मकर संक्रांति का भी दिन है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। तो पतंग जो उड़ाते हैं तो देखिएगा ये आपका पतंग है, ये आपका पतंग की डोरी है और यही डोरी की लंबाई पूछ रहा है और कह रहा है ये ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री पर। और कितनी ऊंचाई तक उड़ रहा है वह, ये ज़मीन से कितने ऊपर उड़ रहा है, तो 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहा है। ज़मीन से ऊंचाई 100 मीटर है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई, नामकरण कर देते हैं, ये है, बी है, सी है। ये 90 डिग्री तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी डोरी आपका कर्ण है। ये थीटा है तो ये पी हो जाएगा, ये बी और ये एच। तो पी देल है, एच निकालना है। तो पी और एच का फार्मूला या तो साइन में होता है या तो कौशिक में होता है। तो चलिए बेहतर है कि हम साइन ही चलाते हैं। साइन थीटा जिसका फार्मूला p/h, p का वैल्यू ए बी और h का वैल्यू ए सी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ ए बी का वैल्यू 100 देते हैं और ए सी का वैल्यू तो निकालना है, कहा ए सी आपका डोरी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3AC बराबर 200 हो जाएगा। √3 को भाग में भेजिए तो 200/√3, ये आपका क्या चीज़ में हो जाएगा, मीटर में। तो कह रहा था डोरी की लंबाई बता दो, तो डोरी की लंबाई निकला 200/√3 मीटर। तो आपको इस ढंग से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका 10वां चैप्टर से रिलेटेड है, वृत्त जो कि सर्किल है। कहता है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, कितने स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखा जाए तो आपका त्रिज्या हो जाएगा,
जिसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा जिसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर। एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो ये देखिए आपका 2 स्पर्श रेखा है, इसका नाम देते हैं P। ये A है, ये B है, और ये प्रत्येक कितने डिग्री पर झुका हुआ है आपका 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। आप पढ़े होंगे थ्योरी में कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब, अर्थात यहाँ 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। और हम क्या करते हैं तो सेंटर को बाह्य बिंदु से मैच करा देते हैं, मिला देते हैं। आप ये भी पढ़े होंगे कि ये यहाँ केंद्र वाला और जो सेंटर वाला होता है वो दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ जो कोण बनेगा ये टोटल और ये वाला कोण मिला के 180 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री, तो टोटल आपका 120 डिग्री होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ये भी पढ़े होंगे कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होता है, अर्थात AP बराबर BP होगा। जितना AP का वैल्यू उतना BP का वैल्यू। आप एक थ्योरी और बताते हैं, ये जो होता है यहाँ पर जो कोण बनता है, ये दोनों कोण 2 बराबर भाग में बढ़ जाती है। तो ये टोटल आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री और ये वाला भी 30 डिग्री। तो मिलाइए तो त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। AOP क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, तो OP आपका कर्ण हो जाएगा, OP आपका कर्ण। ये लंब मानिए तो ये आधार और ये लंब मानिए तो A आधार। तो बढ़ते हैं इन ट्रायंगल AOP। आप चाहे तो बढ़ सकते हैं OBP, ये भी ट्रायंगल से बढ़िए, बात इक्वल है दोनों। देखा जाए तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो आप पढ़े होंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो अन्य 2 छोटी भुजा अर्थात पाइथागोरस परिमेय चला देते हैं यहाँ से। पाइथागोरस परिमेय OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा OP स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ काम नहीं आने वाला है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा बुआरे। तो चलिए इसको कहीं और दिमाग ले जाते हैं, इससे नहीं बनेगा। इसको हाइट एंड डिस्टेंस पे बनाइए, त्रिकोणमिति पे बनाइए, बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। ये थीटा है तो ये आपका P हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। उस पर नहीं बनेगा, इसमें अदर दिमाग लगाए हैं। ये थीटा है तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। P डेल है, B निकालना है। इसे मान लिया जाए कि ये थोड़ा सा अलग सा वो त्रिभुज बना देते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री का नाम है बुआरे A, और इसके बाद आपका ये हो जाएगा O हो जाएगा, ये P हो जाएगा। और OP जो है आपका कर्ण है, मिलाइए OP आपका कर्ण है और OA के वैल्यू 3 है और यहाँ P का वैल्यू जो देख रहे हैं वो आपका 30 डिग्री है। तो ये थीटा, तो ये P और ये B, और B आपको निकालना है, यानी कि ये वाला भुजा आपको निकालना है। तो P डेल है, B निकालना है, तो कौन फार्मूला चलाना पड़ेगा? tan का चलाना पड़ेगा। तो चलिए tan चला देते हैं। tan थीटा के फार्मूला P/B होता है, अर्थात OA बटे AP हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/√3, OA का वैल्यू 3, AP तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AP बराबर 3√3 सेंटीमीटर। तो आपका AP का वैल्यू आया 3√3 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपका 3√3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 3√3 सेंटीमीटर होगा। अर्थात सही ऑप्शन आपका कौन है? सी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वामन
ताशों की एक गड्डी, यानी एक गड्डी है ताश का, वो अरे प्ले कार्ड है, जिसमें आपको पता होगा कि टोटल पत्तों की संख्या 52 होती है। उसमें जोकड़ वगैरह भी होता है, लेकिन उस सबको छोड़ करके 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर, यानी पूरी तरह से उसको फेंट दिया गया है। उसमें से अदृश्य एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसके बदले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पता है कि बादशाह अगर देखा जाए तो बादशाह की पत्तों की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 लाल रंग की होती है और 2 काले रंग की होती है। और ये तस्वीर वाला पत्ता होता है। बादशाह जो होती है किंग, जिसको के से लिखते हैं वो अरे किंग मतलब राजा, लेकिन यहाँ ताश में उसको बादशाह कहा गया है। तो यहाँ पर ही वो अरे ताश की पत्तों की संख्या यानी टोटल 52 होती है और बादशाह की पत्तों की संख्या 4 होती है। तो कह रहा है कि इसके बदले का रंग तो हमको पता नहीं वो अरे कि बदले किसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ तो या तो होना चाहिए काले रंग का या तो लाल रंग का होनी चाहिए। तो टोटल आपका 4 होता है और लाल रंग का जो बादशाह होती है वो लाल रंग का बादशाह 2 होती है और काला रंग का भी बादशाह जो होती है वो भी आपका 2 होती है। तो या तो यहाँ तो लिखना चाहिए काले रंग का बादशाह या तो लाल रंग का बादशाह लिखना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि लाल रंग का बादशाह है। तो प्रायिकता कहता है जिसका पूछे उसका ऊपर और कुल जो होती है वो नीचे। तो लाल रंग का बादशाह आपका 2 हो जाएगा। टोटल आपका 52 है, कटा दीजिए तो 26 बार में कट जाएगा, अर्थात 1/26 इज दी राइट आंसर। काला रंग का बोलेगा तो उसकी भी प्रायिकता 1/26। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी कि कितना उसकी संभावना है। तो यहाँ से आपका प्रायिकता निकल गया 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, जो कि आपका एपी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ रे। कहता है -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है। पदों की संख्या मतलब एन की वैल्यू बता दो कि एन की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से ए का वैल्यू -10 है, डी निकालोगे तो T2 - T1 हो जाएगा। T2 यानी दूसरा पद माइनस आपका पहला पद घटाइएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा और घट करके आपका 4 आया। तो डी का वैल्यू पता है। अंतिम पद लास्ट टर्म nth टर्म आपको दे दिया गया है, यानी Tn बराबर 34। फार्मूला चला दीजिए a + n - 1 × d बराबर 34 हो जाएगा। a का वैल्यू रख दीजिए -10, डी का वैल्यू रख दीजिए 4। ये जाके माइनस में होने जाके जुड़ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4n - 4 जाके जुड़ेगा 44, 4n ये भी 4 जाके जुड़ेगा 48 और कटा दीजिए तो कई बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। अर्थात पदों की संख्या जो निकली वो कितना निकला, 12 निकला। तो जब भी अगर पदों की संख्या आपसे पूछे तो यही फार्मूला का यूज कीजिए। Tn बराबर जो दिया गया अंतिम पद को Tn मान लेना और फार्मूला चला देना a + n - 1 × d, और पदों की संख्या n होती है और n निकाल दीजिए। n का जो वैल्यू होगा वही आपका पदों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है बिंदु 6 और -5 का x निर्देशांक, x नियामक या तो भुज या तो अबसीसा, तीनों एक ही होती है, या तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं x नियामक, या तो भुज या तो इसको भुज कहा जाता है, या x निर्देशांक या तो x नियामक बोला जाता है। तो देखा जाए तो ये आपका भुज होती है और ये आपका कोटि होता है। बुआरे ये भुज और ये कोटि, ये भुज और ये कोटि, इसी का दूसरा नाम है x निर्देशांक या तो x नियामक, इसका नाम है y निर्देशांक या तो y नियामक। यानी किसी बिंदु को अगर लिखिएगा तो पहले x होती है, इसी को भुज बोला जाता है और इसको कोटि बोला जाता है। इसका एक और नाम है बुआरे x नियामक,
और इसका नाम है y नियामक, या तो इसको x निर्देशांक भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, x निर्देशांक, और ये आपका y निर्देशांक हो जाएगा। तो आप खुद बता सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट लिखा जाता है, पॉइंट में आपका दो चीज़ होती है बिंदु में, x और y। तो x जो होती है भुज कहलाता है, शीशा कहलाती है, x नियामक, x निर्देशांक, कोटि, ये y जो होती है कोटि होता है, y नियामक या तो y निर्देशांक। तो यहाँ से कह रहा है x नियामक, तो बता दीजिए x नियामक कितना होगा, पहले x तब y, पहले x तब y। तो यहाँ ए जो है आपका राइट आंसर है, यानी कि छो आपका यदि राइट आंसर। अगर कहेगा वो अरे भुज किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा y अक्ष से दूरी किसी बिंदु की भुज कहलाती है, यानी कि भुज जो होता है y अक्ष से दूरी कहलाता है, और कोटि जो है x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कहलाता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्या बहुत सारा स्टूडेंट गलती मार के आ जाता है। बेटा अगर तुम भी मार के चलाओगे तो बाद में कोई फायदा नहीं है, इसलिए सोच समझ के मारिएगा। तो भुज किसे कहते हैं, तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को भुज कहते हैं, और कोटि किसे कहते हैं, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कोटि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या है। तो योग आप जानबे करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, पहले थोड़ा सा समीकरण द्विघात में बना देते हैं, उसके बाद बनाने में मज़ा आएगा। तो चलिए सजा दीजिए, x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 समीकरण था, तो यानी कि बराबर आपका 0 होगा। यहाँ द्विघात समीकरण यानी बराबर 0 होगा, नहीं लिखा है, मिस्टेक हो गया, बराबर 0 है। अरे इतना के शून्यकों का योग तभी तुरंत बताए हैं, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, तो ए का वैल्यू 2, एक्स के बगल वाला बी यानी कि -5 हो जाएगा, और सी का वैल्यू इसके बगल वाला -3। शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला बताए थे। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस रहने दिए, b का वैल्यू भी अरे माइनस में है, और a का वैल्यू 2, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, 5/2 इज दी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट। आगे कहता है कि 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, n तक जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट आप रट जाओ कि प्राकृत संख्या का योग जो होती है 1 + 2 + 3 ये प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं एपी से, एपी का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। वहाँ से बनाइएगा, इसका योग निकालिएगा तो इतने आएगा, जहाँ a का वैल्यू 1 हो जाएगा, d निकालिएगा t2 - t1, और तब जाके आपको Sn का वैल्यू आएगा n × n + 1 Sn का वैल्यू आएगा n × n + 1/2। तो याद रखिएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक अगर जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू होता है n × n + 1/2। तो आज का सेवा यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप मुझे सपोर्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मैं तुरंत अपलोड कर दूँ। धन्यवाद।